हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चा पार्टी आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में, जहां पर आज आपका भाई आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने वाला है चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स। भैया चैप्टर नंबर 1 से पहले 2 करा रहे हो? हाँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम अकाउंट से जान पहचान करने वाले हैं। अकाउंट्स को हम तभी समझ पाएंगे जब हम उसकी बेसिक टर्म्स को समझ पाएंगे, तो वही हमें यहाँ पे समझना है। तो फटाफट ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली चैप्टर को पैक करने के लिए वन शॉट में तैयार हो जाओ। इस वीडियो के बाद आपको अकाउंटिंग टर्म्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बच्चों आप ना कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आपको हर चीज ना रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके समझनी है, किसी भी इसका रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। और आप सही जगह पर हो कि आपका भाई आपको हर चीज रिलेट करके ही पढ़ाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी हम रिलेट करके पढ़ने वाले हैं, और जहां पर हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं बहुत ही फेमस बिजनेसमैन का, तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मिस्टर जेठालाल चंपकलाल गड़ा। बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जो आपको सिखाता भी है और हंसाता भी है, ठीक है बच्चों। तो जेठालाल जो है आप सबको पता है एक बिजनेसमैन है, कच्ची मानुस है, ठीक है। एक पक्का बिजनेसमैन है जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप ऑन करता है, जिसका नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। पता है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, शाबाश। जिनको नहीं पता मैंने बता दिया, ठीक है बच्चों। तो यहीं से हम हर चीज को रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। चलिए तो आती है हमारी पहली टर्म, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन जेठालाल किस चीज में डील करता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये क्या करता होगा? इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीदता होगा और बेचता होगा, हाँ या नहीं? क्लियर? तो ये क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहा है, जिसके बदले में वो पैसा ले रहा है और पैसा दे रहा है, ठीक है। तो एक एक ट्रांजेक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। इसके पास एक कस्टमर आया, ठीक है, जिसको मोबाइल फोन चाहिए था। उसने इसको 15,000 रुपए दिए और बदले में जेठालाल से एक मोबाइल फोन खरीद लिया, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज हुआ, जिसके रिटर्न में उसे क्या मिला? मनी, ठीक है। तो यही होती है हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। हमारे केस में क्या था? कस्टमर और जेठालाल, ठीक है। अब यहाँ पर गुड्स का एक्सचेंज होता है या सर्विस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। किसके बदले में? मनी के बदले में, ठीक है ना। क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन होती है ना बिजनेस ट्रांजेक्शन बेटा, ये फाइनेंशियल नेचर की होती है, यहाँ पर मनी इन्वॉल्व होना जरूरी है, ठीक है बेटा। इजी, कोई डाउट? अब इन ट्रांजेक्शन को आप क्या करते हो? बुक ऑफ अकाउंट में शो कर देते हो, क्लियर। चलिए अगला आता है बच्चों हमारे पास अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? एग्जांपल लेते हैं। जेठालाल ना जो सेल करता है वो दो तरह से करता है, एक तो उधार में करता है और एक कैश में करता है। तो जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन थी ना, ठीक है ना, उसने एक जगह पर लिख ली, जो भी सेल उसने कैश में करी। तो इससे उसको पता लग गया कि यार कैश में मेरा इतना सामान बिका है, आया नहीं। तो सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स को उसने एक हेड के अंदर एक जगह पे ग्रुप कर दिया, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, उसी को बोलते हैं अकाउंट, ठीक है बेटा। और अकाउंट के ना बेटा दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, जो कोई भी अकाउंट है हमारे पास टी शेप में बनता है बेटा हमारे पास, मान लो कैश का ये अकाउंट है, इसके दो फेस होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस ये समझ जाओ कि अकाउंट क्या है। सारी ट्रांजेक्शन्स को जब आप एक पर्टिकुलर हेड के अंदर लिख देते हो, सेम तरह की ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगला आता है बेटा कैपिटल। बेटा जब जेठालाल ने अपना बिजनेस खोला होगा तो उसने, मुझे नहीं लगता कि सारा पैसा खुद का लगाया होगा, ठीक है ना। एग्जांपल ले लेते हैं। जेठालाल ने जब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स खोली तो उस टाइम पे उसको बिजनेस के लिए 15 लाख की जरूरत थी, ठीक है। 15 लाख में उसने स्टार्टिंग में बिजनेस खोला, अज्यूम करते हैं सालों पहले खोला था उसने, ठीक है। अब उसके पास 5 लाख तो खुद की सेविंग का था, ठीक है। बाकी बचा हुआ 10 लाख उसने बाहर से लोन ले लिया, ठीक है। अब बिजनेस में जेठालाल ने खुद का कितना पैसा लगाया? 5 लाख रुपए। ये जो खुद का पैसा लगाया है, मतलब ऑनर का जो पैसा होता है बिजनेस में, उसको बोलते हैं क्या? कैपिटल। समझ में आई बात? वो पैसा जो बिजनेस में ऑनर का लगा हुआ है उसको बोलते हैं कैपिटल। इजी। ऑनर्स फंड
इन द बिजनेस इज नॉन एज कैपिटल। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब आया ड्राइंग। जेठालाल की दुकान पर बबीता जी आ गई। जैसे ही बबीता जी जेठालाल की दुकान पे आती है, जेठालाल तो पगला जाता है। ठीक है, जेठालाल ने फटाफट अपने गले में से 500 रुपए निकाल के बागा को दिए और बोला, बागा जा फटाफट जाकर शेक लेके आ, बादाम शेक। ठीक है, अब बागा बबीता जी के तो लेके आएगा नहीं केवल, ठीक है, तो जेठालाल के लिए, अपने लिए और गट्टू काका के लिए भी लेके आएगा। तो 500 रुपए जेठालाल ने अपने गले में से निकालकर किसको दिए? बागा को। अब ये जो पैसा जेठालाल ने निकाला, कहां से निकाला? अपने गले में से, आया नहीं? बिजनेस में से निकाला। किस काम के लिए निकाला बेटा? अपने पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए निकाला? पर्सनल यूज के लिए। तो इस पैसे को बोला जाएगा ड्राइंग। वो पैसा जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। इजी, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों अब बात करते हैं लायबिलिटी की। बेटा लायबिलिटी क्या होती है? एग्जांपल लेते हैं जेठालाल का ही। एग्जांपल में जेठालाल ने बच्चों 5 लाख का ऑर्डर दिया। ठीक है, अब उसने 1 लाख तो पे कर दिए, बट बचे हुए 4 लाख उसने अभी पे नहीं करे हैं। ठीक है, तो जो ऑर्डर उसके पास आ चुका है, 1 लाख पे कर दिए, 4 लाख पे नहीं करे हैं, तो उसको अभी 4 लाख पे करने हैं आने वाले 3 महीनों में, उसको टाइम मिला हुआ है। ठीक है, कि 3 महीने में उसको 4 लाख पे करने हैं। तो अब ये क्या है? उसकी ऑब्लिगेशन है जो उसको चुकानी है। कैसी ऑब्लिगेशन है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जो उसके बिजनेस से अराइज हुई है। ठीक है, जो उसको पे ऑफ करना है, उसी को बोलते हैं बेटा लायबिलिटी। ठीक है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेब्ट विच अ बिजनेस ऑन्स टू अदर। ठीक है बेटा, अब ये कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसने जेठालाल ने जो सामान खरीदा था वो धानु भाई से खरीदा। किससे खरीदा भाई? धानु भाई। ठीक है, धानु भाई से इन्होंने एक लॉट खरीदा टीवी का, इसके बदले में 1 लाख दे दिया और 4 लाख अभी चुकाने हैं। तो जो पे ऑफ करना है, जो चुकाना है आपको, तो ये उधार हो गया ना इसके ऊपर। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? लायबिलिटी। अब ये कहीं से भी होती है लायबिलिटी। लोन लिया आपने बैंक से, किसी पर्सन से लिया, ठीक है ना, आपने सामान जो है वो खरीदा, किस पर? उधार पर। ये सामान कैसा खरीदा इसने? उधार पर। तो ये इसको 4 लाख अभी पे ऑफ करने हैं, चुकाने हैं। आई बात समझ में बच्चों? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये लायबिलिटी को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है? ऑनर की, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल। ठीक है ना भाई, पैसा तो चुकाना है, मालिक का हो या बाहर वाले का हो। ठीक है ना, क्लियर? और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है हमारी, वो ये हमारे पास बाहर से उधार ले लिया, लोन से उधार ले लिया, उधार में सामान खरीद लिया, सब क्या होती है? एक्सटर्नल, जो बाहर वाले को पे ऑफ करनी है। इजी, लायबिलिटी समझ में आ गई बेटा? लायबिलिटी इज ओवर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या डेट जो हमने किसी से लिया है, जो हमें पे ऑफ करना है, जो चुकाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भी पे ऑफ करनी है, चुकानी है, वो हमारी लायबिलिटी है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब लायबिलिटी को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा करंट नाम से क्लियर है, जो 12 महीने के अंदर अंदर लायबिलिटी आपको पे ऑफ करनी है, वो होती है हमारी करंट लायबिलिटी। जेठालाल ने सामान खरीदा उधार में, 3 महीने के अंदर उसको 4 लाख रुपए पे करने हैं, 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, ये क्या है? हमारी करंट लायबिलिटी, कि ये 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करना है। ठीक है, उधार में सामान खरीदा था तो 12 महीने के अंदर पे ऑफ करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जब जेठालाल ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसने 10 लाख रुपए लोन लिया, किससे? बैंक से। क्या लगता है आपको, स्टार्टिंग में जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख वो 1 साल के अंदर पे ऑफ कर देगा? नहीं, जो बैंक से लिया गया लोन है वो कम से कम 5 साल में उसको पे करना होगा। मैं एक आइडिया ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो 1 साल से ज्यादा टाइम में पे ऑफ करना होता है वो होता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। इजी, तो भैया 12 महीने के अंदर अंदर पे ऑफ करना है तो करंट लायबिलिटी, 12 महीने से ज्यादा टाइम मिला हुआ है आपको पे ऑफ करने के लिए तो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। इजी, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों अगला आता है बेटा असेट। असेट क्या होता है बच्चों? एनीथिंग विच वी हैव राइट, जिसपे हमारा अधिकार है, वो होती है असेट। जेठालाल की दुकान में जितना भी सामान है वो सब क्या है? उसका असेट है। ठीक है, टीवी, रेफ्रिजरेटर,
टेबल, सब कुछ उसकी एसेट है, ठीक है, क्योंकि उसका उस पर राइट है। अब ये स्टाइलस मेरे हाथ में है, इस पे मेरा राइट है, तो मेरी ये असेट है। ये स्मार्ट बोर्ड मेरा असेट है, क्योंकि मैं इस पे पर्टिकुलर राइट रखता हूं, हाँ या नहीं, समझ में आ गई बात। तो संपत्ति बोलते हैं हिंदी में एनीथिंग ऑन विच वी हैव राइट, कोई भी ऐसी जिस पे हमारा अधिकार है उसको बोलते हैं हम लोग असेट, ठीक है बेटा। दीज आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस, भैया ये सारी प्रॉपर्टीज हमने खरीदी हुई है, ठीक है, विच आर यूज्ड टू कैरी आउट द बिजनेस, जो बिजनेस करने में काम आ रही है हमारे, ठीक है, और पैसा कमाने में काम आ रही है, तो ये सारी क्या होती है, हमारी असेट्स होती है। क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब आता है हमारे पास असेट्स की क्लासिफिकेशन। एसेट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस। बहुत ध्यान समझना बच्चों। पहले बात करते हैं करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स होती है बेटा जिसको आप 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब लिक्विडेट कर दोगे, बेच दोगे, ठीक है। इसमें मेनली क्या आता है बेटा, आपका स्टॉक, आपके डेटर्स जिनको आपने उधार में सामान बेचा है, उनसे आप क्या करोगे, 1 साल के अंदर पैसा ले लोगे, ठीक है ना। आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसे जेठालाल के पास मोबाइल पड़ा हुआ है, मोबाइल क्या करेगा, वो बेचेगा, 1 साल के अंदर बेचेगा, ठीक है ना। मोबाइल फोन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, कैश में। जैसे बेच देगा तो क्या हो जाएगा, कैश आ जाएगा उसके पास, कन्वर्जन हो जाएगा। तो जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में हो जाएंगे वो होंगे करंट एसेट्स। ऑन द अदर हैंड जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे वो होंगे नॉन करंट एसेट्स। जैसे जेठालाल जिस काउंटर पर खड़ा होकर कस्टमर डील करता है, जहाँ पे उसका फोन रखा हुआ है, जहाँ पे उसका गल्ला है, ठीक है, जहाँ पे वो बिल काटता है, जिस काउंटर पर बैठकर, वो क्या है, उसका नॉन करंट एसेट, ठीक है, क्योंकि वो 1 साल के अंदर उसको बेचने नहीं वाला। वो काउंटर उसको बिजनेस करने में हेल्प करता है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। आ रही बात समझ में, आया नहीं, तो वो 1 साल के अंदर सेल नहीं होगा, लिक्विडेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है बेटा, आपका मशीन हो गई, बिजनेस हो गई, ये सारी वो एसेट्स होती है जो आपको बिजनेस करने में मदद करती है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला आता है बेटा फिक्टिशियस एसेट। ये वो एसेट्स होती है जो ना तो टेंजिबल होती है ना ही इंटेंजिबल होती है। ये वो लॉसेस होते हैं जो 1 साल में कभी भी राइट ऑफ नहीं होते, 1 साल में राइट ऑफ नहीं होते, ठीक है ना, बल्कि 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में हम धीरे धीरे इनको इंकर्ड करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। भैया क्या समझाया, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल समझो बेटा। आपने आपने जेठालाल ने एक कंपनी पकड़ ली, ठीक है ना, XYZ एडवर्टाइजमेंट, जो उसके एरिया में एडवर्टाइजमेंट करती है। जेठालाल ने उस कंपनी को 1 लाख रुपए दे दिया कि भैया आप 5 साल तक मेरा एडवर्टाइजमेंट करोगे, ठीक है, कितने साल तक, 5 साल तक। अब ये खर्चा हो गया जेठालाल का 1 लाख का खर्चा है ना, ठीक है। बड़ी जो खर्चा है ना बेटा 1 लाख का, वो पहले ही साल में, जिस साल उसने दिया उस साल में नहीं लिखा जाएगा, उस साल में राइट ऑफ नहीं किया जाएगा। हर साल 20,000 रुपए राइट ऑफ किए जाएंगे, क्योंकि 5 साल के लिए दिया है, तो हर साल कितना हो गया, 20,000। पहले साल 20,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 20,000, चौथे साल 20,000, 5वें साल भी 20,000। तो इस तरह की जो असेट होती है आपकी, जो धीरे धीरे क्या होती है, राइट ऑफ होती है, उसको बोलते हैं हम लोग फिक्टिशियस असेट। समझ में आई बात, कोई डाउट बेटा। ये ना तो टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है, ठीक है ना। ये लॉस होते हैं, एक्चुअल में खर्चे होते हैं जिनको आप राइट ऑफ करते हो 1 से ज्यादा साल में। इजी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। प्रमोशनल एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा, जब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के एक्सपेंसेस होते हैं, उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। डिस्काउंट किया आपने, इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, या आप आगे पढ़ोगे डिटेल में, तो ये सारे जो खर्चे होते हैं वो होते हैं आपके फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, अब आया फिक्स्ड असेट्स के टाइप, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं बेटा, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन सबको आप देख सकते हो, टच भी कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड इंटेंजिबल कौन से होते हैं बेटा, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको आप ना तो देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो। एग्जाम्पल लो बेटा इसका, गुडविल। गुडविल पता है ना, दुकान तो बहुत सारी है, जहां पर जेठालाल की दुकान है, पर चलती किसकी है, जेठालाल की, क्योंकि जेठालाल का नाम बना हुआ है, उसकी गुडविल बनी हुई है, आया नहीं। तो गुडविल क्या है आपका, इंटेंजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बच्चों, अगला है बच्चों रिसीव। रिसीव मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो आपको मिल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके और अपनी असेट्स को सेल करके, ठीक है बेटा, जो भी पैसा आ रहा है। अब इससे 2 तरह की होती है, रिवेन्यू रिसीप्ट और एक होती है कैपिटल रिसीप्ट। ध्यान से समझना बच्चों, रिवेन्यू रिसीप्ट क्या है, वो अमाउंट जो आपको मिल रहा है, क्या कर कर, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन कर कर। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन मतलब जो डेली बेस पे आप काम करते हो। जेठालाल क्या करता है, सेल करता है, क्या करता है, टीवी, फ्रिज, एसी सब सेल करता है। इन सब से जो उसको पैसा मिल रहा है वो क्या है, उसका रिवेन्यू रिसीप्ट,
समझ में आ गई बात। ऑन द अदर हैंड, अब जेठालाल का जो काउंटर था, जेठालाल की जो चेयर थी ना, वो बहुत पुरानी हो गई थी, अब जेठालाल को पसंद नहीं आ रही वो, तो जेठालाल ने क्या बोला, इसको बेच दो। अब वो काउंटर या चेयर बेचकर जो पैसा मिला किसको, जेठालाल को, वो है उसका कैपिटल रिसिप्ट। क्या जेठालाल का काम है काउंटर बेचना, चेयर बेचना? नहीं ना। तो ये उसका डेली बेसिस का काम नहीं है, डे टू डे एक्टिविटी उसकी नहीं है, ठीक है ना बेटा। इस तरह की एक्टिविटी जो पैसा जनरेट होता है, जो अमाउंट आपको रिसीव होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीव्ड। क्लियर? द अमाउंट रिसीव्ड रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, जो रेवेन्यू नहीं है, लाइक सेल ऑफ एन असेट, असेट बेच दी उसने, क्या बेच दिया, अपना काउंटर बेच दिया, उसने अपनी चेयर बेच दी क्योंकि पुरानी हो गई थी, ठीक है। इससे जो पैसा आया वो क्या हो गया बेटा, कैपिटल रिसीव्ड। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब आता है बेटा हमारे पास एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चे, ठीक है ना। वो खर्चा जो आपने किया है, किस पे किया है बेटा, किसी असेट को खरीदने के लिए या गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, ठीक है। वो सब क्या होते हैं, आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। इजी। चलिए अब इसको दो पार्ट में, नहीं सॉरी, तीन पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, कैपिटल, रिवेन्यू और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पहले कैपिटल और रिवेन्यू समझ लो, पहले बात करते हैं रिवेन्यू की। ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए किया जाता है, डे टू डे वर्क को चलाने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं बेटा, वो होते हैं हमारे रिवेन्यू। जैसे जेठालाल को सैलरी पे करनी है, किसकी, गट्टू काका की, करनी है ना सैलरी, जो हमेशा सैलरी बढ़ाने के लिए बात करते हैं जेठालाल से, याद है, सेठ जी सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो, वो सैलरी पे करनी है डेली बेस पे, है ना, हर महीने सैलरी पे करनी है। और जो दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पे करना है, अगर दुकान रेंट पर है तो उसका रेंट पे करना है, आया नहीं। तो ये सारे खर्चे उसको करने हैं डे टू डे वर्किंग के लिए, उसको बोलते हैं क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं बेटा, ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जहां पर आप एक असेट को एक्वायर करते हो जो लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट करने में आपकी मदद करती है, ठीक है। जैसे मान लो जेठालाल ने क्या करा, पड़ोस की दुकान खाली थी, ठीक है ना, उस दुकान को ले लिया और वहां पर गोडाउन खोल दिया जहां पे वो अपना सारा सामान रखता है, ठीक है। तो वो जो असेट उसने एक्वायर करी, जो खरीदी है उसने, जो जगह उसने खरीदी है, वो क्या है, उसकी असेट है जो उसको इनकम जनरेट करने में मदद करेगी, आया नहीं। एग्जांपल ले लो, जेठालाल ने ना रिपेयरिंग करने के लिए, बागा रिपेयरिंग करता है ना, ठीक है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए एक मशीन खरीद ली, लेटेस्ट मशीन, ठीक है, जहां पर वो सब कुछ रिपेयर कर पाता है उस मशीन पे बैठ के। तो ये जो मशीन है उसको लॉन्ग टर्म में इनकम जनरेट करने में मदद कर रही है, तो इस पे जो भी खर्चा उसने करा है वो होगा उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर। इजी। चलिए अब आता है बेटा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी समझा चुका हूं, मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था फिक्टिशियस असेट पे, याद है। तो जो भी खर्चा आपने फिक्टिशियस असेट के लिए किया है वो क्या होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इजी। देखो दोबारा से पढ़ लो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है नेचर में विच इज राइट ऑफ और चार्ज इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में इसको हम चार्ज करते हैं। याद है एग्जांपल, जेठालाल ने 1 लाख रुपए दिए कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, पर वो एक साल में राइट ऑफ नहीं होंगे, एक साल में चार्ज नहीं होंगे, हर साल 20-20 हजार रुपए वो चार्ज होंगे उसके अकाउंट्स में। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आया बेटा अगला, प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा एक्सपेंस तो आपको पता है ना, एक्सपेंस मतलब क्या होता है, खर्चे, ठीक है ना। अब इसमें आता है हमारे पास प्रीपेड। प्रीपेड टाइम से पहले ही जो खर्चे हो गए उनको बोलते हैं प्रीपेड। इसका तो सिंपल आप एग्जांपल लो, आप अपने फोन में रिचार्ज कराते हो तो वो कैसा होता है, प्रीपेड, ठीक है ना, आप पहले ही उसको पे करते हो। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो वो एक्सपेंस जो पे किए गए कैसे, एडवांस में, ठीक है बेटा, जिसका बेनिफिट जो है आपको आने वाले साल में मिलेगा, बट वो पहले ही आपने पे कर दिए। जैसे मान लो जेठालाल ने रेंट पे एक गोडाउन और लिया और पूरे साल का रेंट एक ही बार में पे कर दिया। भाई जेठालाल 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 है, बार बार कौन करेगा, ठीक है, एक ही साल में पे कर दिया, एक ही बार में सारा सारा पे कर दिया, तो क्या हो गया हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं बेटा, होते हैं हमारे असेट। क्या होते हैं भैया, असेट। असेट कैसे होते हैं भैया, क्यों असेट क्यों नहीं होंगे, देखो अब जेठालाल ने पूरे साल का रेंट पे कर दिया तो उस गोडाउन को यूज करने का राइट बन गया किसका, जेठालाल का, पूरे 1 साल तक वो यूज कर सकता है, हाँ या नहीं। क्लियर? चलिए अगला आता है बेटा आउटस्टैंडिंग। क्या आता है बेटा, आउटस्टैंडिंग। ये वो खर्चे होते हैं जो अभी आपको पे ऑफ करने हैं, जिसका इस्तेमाल तो आप कर चुके हो पर अभी तक आपने पे ऑफ नहीं किया, ठीक है बेटा। एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड, वो खर्चे तो हो चुके हैं बट अभी तक पे नहीं हुए हैं। जैसे आपने कभी बिल देखा है अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस पर लिखा होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट,
कि भैया आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज तो कर चुके हो बट अभी आपने पे नहीं करी है। ठीक है बेटा, ऐसे जेठालाल का जो बिल होगा, आया बिल आया और बिल उसने भरने को दे दिया किसको, बागा को, कि बागा जाके इसको भर के आ जा, ये हमारा आउटस्टैंडिंग बिल है। आई बात समझ में, आया नहीं, कोई डाउट? ये होती है बेटा आपकी लायबिलिटी। क्या होती है बच्चों? लायबिलिटी, क्योंकि भैया ये आपको चुकाना है, अभी आपने चुकाया नहीं है, पे ऑफ नहीं किया, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आता है इनकम। इनकम क्या होता है बेटा? ये वो प्रॉफिट होता है जो आपने कमाया होता है, अर्न किया होता है एक अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है बेटा, विच इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू एंड द एक्सपेंस। जो आपको रिवेन्यू हुआ उसमें से आपने एक्सपेंस को माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो बच के आया वो क्या होता है? इनकम। बेटा ये जो होती है ना हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन और नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन दोनों से होती है। मतलब आपने जितना भी सेल किया है, ठीक है ना, वो आपका रिवेन्यू हो गया, जितना भी आपने खर्चा करा है वो आपके एक्सपेंसेस हो गए। अब वो बिजनेस के हो या नॉन बिजनेस के, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट जो रिवेन्यू आया आपके पास, मान लो आपके पास कैश या फिर जो सेल हुई आपकी वो हुई 1 लाख की। ठीक है, इसमें आप बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों है, और 80,000 का क्या हो गया? खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गए। तो ये 20,000 रुपये जो इसका डिफरेंस आया ये होता है आपका इनकम। इजी, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि यहाँ पर बिजनेस और नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन दोनों होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट की। ठीक है बेटा, ये प्रॉफिट जो है वो कहाँ से अर्न किया जाता है? बिजनेस से। कहाँ से किया जाता है? बिजनेस। मैंने पीछे क्या बोला था? बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों से होती है क्या? इनकम। बट प्रॉफिट जो होता है वो केवल और केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन से होता है। ठीक है बेटा, प्रॉफिट मींस इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटी। अपने बिजनेस की जो एक्टिविटी है उससे जो पैसा कमाया है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। आ रही बात समझ में? आया नहीं? बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा यहाँ पे ना एक कंसेप्ट और समझ लो फटाफट, उसको बोलते हैं गेन। क्या बोलते हैं? आगे अगली स्लाइड में है वो, पर समझ यहीं पे लो। गेन क्या होता है? ये वो इनकम होती है जो आपने अर्न करी होती है नॉन बिजनेस से। समझो, पहले बात करते हैं इनकम की। ठीक है, इनकम को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो आप, प्रॉफिट और गेन। जेठालाल ने मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो बेचे वो बेचे 1 लाख के, जिसपे उसको कॉस्ट लगी 80,000 की। तो ये जो 20,000 का जो डिफरेंस आया है उसका प्रॉफिट है, क्योंकि ये सारी ट्रांजेक्शन उसने बिजनेस से करी। अब जेठालाल ने अपना काउंटर किसी को पप्पू बनाकर बेच दिया, कितने का? 10,000 का। ठीक है, वो खरीदा कितने का था? 8,000 का। तो काउंटर पर उसने 2,000 रुपये बचा लिए। बिजनेसमैन है, कहीं ना कहीं दिमाग तो लगाएगा। ठीक है, तो ये जो है उसकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, काउंटर बेचना उसका काम नहीं है। ठीक है, तो नॉन बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया किसमें? गेन में। आ रही बात समझ में? जो बिजनेस से प्रॉफिट, जो बिजनेस से इनकम आई है वो प्रॉफिट होता है, जो नॉन बिजनेस से होती है वो क्या होती है? गेन। अब इन दोनों को मिलाकर 20,000 ये और 2,000 ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा बेटा? 22,000 की इनकम। इनकम क्या होता है? बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों एक्टिविटी से। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब प्रॉफिट जो है बेटा हमारे पास वो 2 तरह का है, ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में आप रिवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हो। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली काम आ रहे हैं। कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है बेटा, जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मोबाइल फोन बना रहे हो आप, ठीक है, तो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वर्कर उनकी सैलरी, ये सब डायरेक्ट है। ऑन द अदर हैंड वो लोग जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं, अकाउंटिंग वगैरह कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त आप रिवेन्यू में से केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नेट में आप क्या करते हो? टोटल रिवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सारे माइनस करते हो, तो वहां से आता है आपके पास नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। इजी, कोई डाउट? तो ग्रॉस में क्या आता है? रिवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों माइनस करें तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया, गेन मैंने आपको समझा दिया बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। लॉस, लॉस क्या हो जाएगा बच्चों? जब खर्चे ज्यादा है और रिवेन्यू कम है तो क्या हो जाएगा बच्चों?
लॉस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बिजनेस में घाटा भी हो जाता है, चलता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे चलता रहता है। जेठालाल बोलता है ना, कभी मुनाफा तो कभी घाटा, चलता रहता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो नहीं लेनी टेंशन। ठीक है, तो लॉस होता क्या है, जब एक्सपेंसिव जो होते हैं किसी पीरियड के ज्यादा होते हैं उसके रिवेन्यू से। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लॉस बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब आया बेटा परचेज। परचेज मतलब क्या होता है, जब आप परचेज करते हो गुड्स, रॉ मटेरियल, क्या करने के लिए, बेचने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गुड्स को, उसको बोलते हैं परचेज। सिंपल सी बात है। अब जेठालाल तो क्या करता है, सेल करता है, वो मैन्युफैक्चर नहीं करता। तो उसने जो सामान खरीदा, ठीक है, डीलर से जो सामान खरीदा, वो क्या, उसका परचेज है। क्लियर। अब ये दो तरह का होता है बेटा, कैश परचेज और दूसरा क्रेडिट परचेज। तो जेठालाल जो है कुछ सामान तो कैश में खरीदता है और कुछ सामान क्रेडिट में खरीदता है। सिंपल सी बात है, हर डीलर यही करता है, कुछ सामान कैश में, कुछ सामान क्रेडिट में। ठीक है, अगला परचेज रिटर्न। अब जेठालाल ने टीवी खरीदे, ठीक है, 100 टीवी खरीदे। अब 100 में से 20 टीवी जो है वो डिफेक्टिव आ गए। अब जेठालाल तो पक्का बिजनेसमैन है, उसने कॉल किया, अंजी क्या बात है, ये डिफेक्टेड पीस मुझे ही बेचे हैं आपने। तो डीलर ने माफी मांगी, कहा भाई इसको वापस लेके जाओ। तो इसने जो सामान खरीदा था, क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया। उसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज। जो भैया खरीदे थे उनको वापस कर दिया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल। अब जेठालाल क्या करता है, कस्टमर को सामान बेचता है ना, आया नहीं, जो गुड्स उसने परचेज किए थे उसको सेल करता है, वो प्रॉफिट कमाता है। तो सेल क्या है हमारे पास, जो गुड्स को कस्टमर को बेचा गया। अभी दो तरह से होता है बेटा, कैश और क्रेडिट। ठीक है बेटा। अब सेल रिटर्न। अब सेल रिटर्न, भाई जेठालाल ने किसी को सामान बेचा, ठीक है, बबीता जी को सामान बेचा, एग्जांपल ले लो। अब बबीता जी को वो फ्रिज पसंद नहीं आया, ठीक है, वह तो किसी कस्टमर से वापस लेता नहीं वो, पर बबीता जी से उसने वापस ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, उसका सेल रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बेच दिए गए थे गुड्स उनको उसने वापस ले लिया, उसको बोलते हैं क्या, सेल रिटर्न। इजी। ये वर्ड्स तो बेटा आपको ये टर्म्स तो आपको वर्ड्स के अकॉर्डिंगली समझ में आ रही है। ठीक है, अगला है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब बिजनेस। ठीक है बेटा, तो ये वो अमाउंट रिसीव होता है या रिसीवेबल होता है कहाँ, जो आपने किया है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर जो भी आपने रिवेन्यू जनरेट किया है उसको बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मान लो जेठालाल ने एक महीने में 10 लाख रुपए की सेल करी, ठीक है, उसमें से 9.5 लाख तो उसने टीवी फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच के कमाए, और 50,000 रुपए जो है 50K जो है उसने कमाया कैसे, 50,000 रुपए उसने अपने काउंटर बेच के कमाया है। काउंटर एग्जांपल ले रखा है हम लोगों ने। तो बेटा ऑपरेशन बिजनेस से कितना कमाया, बिजनेस से कितनी उसकी सेल हुई है, 9.5 लाख। यही होती है हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब बिजनेस एक्टिविटी से जो भी सेल की गई है वो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नाम से क्लियर है। चलिए अब बताए बेटा गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है बेटा, ये वो आइटम्स होते हैं जिसमें एक बिजनेसमैन डील कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, डील कर रहा है। जेठालाल के लिए गुड्स क्या है, टीवी फ्रिज मोबाइल फोन एसी, ये सब क्या उसके लिए गुड्स है। ठीक है, जिसमें भी एक बिजनेसमैन डील करता है उसको बोलते हैं गुड्स। आप कपड़े कपड़े का आपके कपड़े का बिजनेस है तो आपके लिए कपड़ा जो है, जो क्लोथ है, वो क्या है आपके लिए, गुड्स है। आपका फर्नीचर का बिजनेस तो आपके लिए जो चेयर टेबल ये सब क्या है, गुड्स है। आई बात समझ में। तो गुड्स मतलब क्या होता है बेटा, ये वो आइटम होते हैं जिसमें ट्रेड कर रहे हो आप। ठीक है बेटा, नो डाउट, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला है बच्चों हमारे पास स्टॉक या इन्वेंट्री। गुड्स रिमेन अनसोल्ड, आपके पास जो सामान थे, ठीक है, वो बिका नहीं। अब जेठालाल का सबको सामान बिक जाएगा क्या साल के एंड में, नहीं, नहीं बिकेगा ना। तो कुछ स्टॉक, कुछ टीवी, कुछ रेफ्रिजरेटर, कुछ ऐसे होंगे जो उसके पास साल के एंड में बचे रहेंगे। वो होता है हमारा क्या, स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है, या फिर जो अनयूज होता है मैन्युफैक्चरिंग में, किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जो सामान अनयूज्ड है एक पर्टिकुलर डेट पर, उसको बोलते हैं क्या, स्टॉक। ठीक है ना, आप टेबल बना रहे हो तो आपके पास जो लकड़ी वगैरह पड़ी हुई है वो क्या आपका स्टॉक है। ठीक है, चलिए कोई डाउट बेटा, बहुत बढ़िया। अब ये जो स्टॉक है बेटा दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और होता है क्लोजिंग स्टॉक। नाम से क्लियर है, ओपनिंग जो साल के बिगनिंग में है, स्टॉक इन हैंड इन द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। साल जब शुरू हुआ है, आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ है, उसके बिगनिंग में जो स्टॉक है आपके पास उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और जो साल के एंड में है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक।
नाम से क्लियर है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये जो स्टॉक है इसको हम तीन तरह से और क्लासिफाई करते हैं। पहला, स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब जो पूरी तरह से बन के तैयार है। ठीक है, ये हमारे फाइनल गुड्स होते हैं, मतलब जो पूरी तरह से बन के तैयार है। अब जेठालाल तो करता ही ट्रेड है, उसके पास जो टीवी फ्रिज वगैरह पड़े हुए हैं वो सब क्या है, उसके फाइनल गुड्स है। जो पूरी तरह से बन के तैयार है उसका इस्तेमाल कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली कर सकता है। ठीक है, आया नहीं कोई डाउट? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला आता है बेटा स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल। आप क्या बना रहे हो? आप फर्नीचर का आपका बिजनेस है, आप टेबल चेयर वगैरह बनाते हो, उसके लिए आपने लकड़ी और बाकी सनमाइका वगैरह मंगा के रखी हुई है, तो वो क्या है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, जो उसका उसके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इजी। अगला है वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं पे वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ, कार्य प्रगति पर है, काम चालू है, अभी काम पूरा हुआ नहीं है बट चालू हो चुका है। ठीक है, आपका काम है फर्नीचर, फर्नीचर का, अब फर्नीचर का काम है आप टेबल चेयर ये सब बनाते हो, ठीक है ना, बेड वगैरह बनाते हो। अब आप चेयर बना रहे हो बहुत सारी, ठीक है, अब वो चेयर पूरी तरह से बन के तैयार नहीं है बट उस पर आधा आधा काम हो गया, पूरी तरह से अपने कंज्यूमर के द्वारा यूज करने के लिए रेडी नहीं है, बट हाँ मैक्सिमम काम उस पर हो गया है, काम चालू हो चुका है पर अभी खत्म नहीं हुआ। तो इस तरह का जो आपके पास स्टॉक पड़ा होता है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब आता है बेटा हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड मतलब व्यापार, रिसीवेबल मतलब जो आपको रिसीव करना है। ठीक है बेटा, वो अमाउंट जो आपको रिसीव करना है अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने किसी को गुड्स या सर्विस प्रोवाइड की थी, गुड्स सेल किए थे या सर्विस प्रोवाइड की थी, उसके बदले में जो पैसा आपको रिसीव करना है उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। आई बात समझ में बेटा? अब इसमें दो चीजें आती है, डेटर और बीआर। बीआर को बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं डेटर को। ठीक है बेटा, अब जेठालाल ने ठीक है एक एसी बेचा, किसको? रामू को। समझ लो, रामू है, ठीक है ना। कैसे बेचा बेटा? उधार में, क्रेडिट में, उधार में। रामू, रामू उससे पुराना कस्टमर है, रामू को उधार में सामान बेच दिया कि ठीक है पैसा आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जो रामू है जिसको उधार में सामान बेचा गया है ये होता है हमारा डेटर। यहाँ पे ना बी साइलेंट होता है, ठीक है, जिसको उधार में आपने सामान बेचा है वो होता है आपका डेटर। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो डेटर समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा बीआर की। ठीक है बेटा, ये एक्सेप्टेंस होती है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो रिसीव किया गया होता है डेटर से। अब भाई जेठालाल को ना रामू पे विश्वास नहीं है, तो जेठालाल ने क्या बोला कि रामू भैया आप मुझे बीआर दे दो, एक बिल बना के दे दो जिसमें आप एक्सेप्ट कर लो कि आपने इतना इतना सामान मेरे से खरीदा है, ठीक है, और आप इतने टाइम बाद मुझे पेमेंट दे दोगे। तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? बीआर। अरे बस समझ में? बहुत बढ़िया। ये वो बिल होता है जो डेटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। तो जेठालाल जो एक बिल बना के देगा कि मैंने तुम्हें इतना इतना सामान बेचा है जिसके बदले मुझे इतना पैसा तुमसे लेना है, तो तुम 3 महीने बाद 4 महीने बाद जो भी होगा टाइम होगा उतने बाद तुम पे कर दोगे। जेठालाल देगा रामू को, रामू उसे एक्सेप्ट कर लेगा, साइन कर देगा। तो यहाँ पर अब रामू जो है वो लीगली बाउंड हो गया, कैसे? बीआर से। समझ में आ गई बात? इसके और भी बेनिफिट होते हैं, बीआर का आप और भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। आप टाइम से पहले बैंक के पास बीआर सबमिट करके पैसा ले सकते हो, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? तो डेटर और बीआर दोनों को मिला के क्या बनता है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल वो अमाउंट जो आपको रिसीव करना है वो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले जो आपने सेल करी है। ठीक है बेटा, आई बस इसमें डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं। डेटर मतलब वो इंसान जिसको आपने उधार में सामान बेचा है, ठीक है, और बीआर जब आपने उससे एक्सेप्टेंस ले ली बिल ऑफ एक्सचेंज देकर। ठीक है बच्चों, क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब आया हमारे पास बैड डेट। वो डेट जो बैड हो गया, डेट मतलब डेटर जो बैड हो गए, ठीक है, वो जिन लोगों को आपने उधार में सामान बेचा था वो भाग गया पैसा लेके। रामू जो था जिसपे बहुत विश्वास किया जेठालाल ने, वो पैसा लेके भाग गया। ठीक है ना, बागा को और गट्टू बागा को भेजा उसके घर, ठीक है, वो घर वर छोड़ के सब भाग गया, अपने गांव चला गया, गांव किसको पता नहीं है। तो ऐसे डेटर जो पैसा लेके भाग जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे बैड डेट। आई बात समझ? तो ये क्या होता है? हमारा लॉस होता है। क्या होता है बेटा? लॉस होता है। ठीक है, तो वो डेट जो इरिकवरेबल हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है बेटा हमारे पास ट्रेड पेबल। पेबल, ट्रेड मतलब बिजनेस से जो ट्रांजेक्शन करिए जिसके बदले में आपको पे करना है,
ठीक है बेटा। अब आपने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करे, जिसके बदले में आपको अमाउंट पे करना है, उसी को बोलते हैं ट्रेड पेबल। अब इसमें दो चीजें आती है बेटा, क्रेडिटर और बिल पेबल। ठीक है, पहले बात करते हैं क्रेडिटर की। तो जेठालाल ने सामान खरीदा, ठीक है बेटा, टीवी खरीदे 5 लाख के, याद है ना स्टार्टिंग में 5 लाख के टीवी खरीदे थे, इसमें से 1 लाख तो उसने पे कर दिया था, बाकी 4 लाख अभी उसको पे करना था। क्या करना था, अभी उसको 4 लाख चुकाने थे, जो उसकी लाइबिलिटी थी, ठीक है ना। तो ये जो 4 लाख उसको अभी पे करने हैं, चुकाने हैं, ये होते हैं उसके क्रेडिटर। ठीक है, मान लो ये सामान उसने किससे खरीदा था, अब मुझे नाम याद नहीं है, स्टार्टिंग में क्या था, मान लो धानु, हाँ धानु भाई, क्या नाम था बेटा उनका, धानु भाई से उन्होंने जो सामान परचेज किया था, ठीक है, 5 लाख का सामान खरीदा था, ठीक है, उसमें से 1 लाख तो पे कर दिया, बाकी 4 लाख उन्होंने अभी पे नहीं करे, तो मतलब ये उधार में सामान खरीदा। क्या खरीदा बेटा, उधार में जो सामान खरीदा धानु भाई से, तो धानु भाई क्या है इनके, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होता है, जिससे उधार में सामान खरीदा जाता है। ठीक है, तो जब भी आप क्रेडिट परचेज करोगे, जिससे भी करोगे, तो वो क्या बन जाएंगे, आपके क्रेडिटर बन जाएंगे। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब धानु भाई को जेठालाल पे विश्वास नहीं है, तो धानु भाई ने बोला कि भैया आप मुझे एक बिल बना के दे दो, जिसमें आप एक्सेप्ट कर लो कि आपने इतना इतना सामान मुझसे खरीदा है और आप मुझे इतना अमाउंट पे करोगे। ठीक है, तो ठीक है, जेठालाल क्या बनाएगा, एक बिल बना के दे देगा कि हाँ भाई आई विल पे यू 4 लाख रुपीज आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ, जो भी टाइम है, अगेंस्ट द आइटम परचेज्ड फ्रॉम योर शॉप, आइटम मेंशन कर देगा, तो इस तरह से एक बिल बना के उसको दे देगा, उसको बोलेंगे बेटा बिल पेबल। बिल पेबल, वहां पे बिल रिसीवेबल था क्योंकि रिसीव करना था, पैसा उससे रिसीव करना था, यहाँ पर बिल पेबल है क्योंकि यहाँ पे पे करना है। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब आता है बेटा वाउचर। वाउचर क्या होते हैं बेटा, एविडेंस होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के। आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो या फिर किसी भी कैफे में जाते हो, तो वहां पर आपको एक रिसीप्ट मिलती है, बिल मिलता है ना, तो वो क्या होता है बेटा, आपका वाउचर होता है, जो एक एविडेंस होता है कि आपने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करी है। अब ये वाउचर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है सोर्स वाउचर, एक होता है अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर क्या होते हैं बेटा, ये एविडेंस होते हैं किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, ठीक है ना। आपने कैश मेमो या इनवॉइस या बिल वगैरह लेते हो आप, तो वो क्या होता है आपके सोर्स वाउचर। ठीक है, जब भी ट्रांजेक्शन करते हो तब आपको मिलते हैं, ठीक है, तो ये उसका एविडेंस होता है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का। ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग वाउचर्स कौन से होते हैं बेटा, ये वो होते हैं जो आप प्रिपेयर करते हो सोर्स वाउचर से अपने अकाउंट्स में चीजों को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए। ठीक है, तो जेठालाल जब भी कोई सामान बेचता है तो उस टाइम पे वो एक बिल दे देता है काट के, ठीक है, तो वो होता है उसका सोर्स वाउचर। ऑन द अदर हैंड जो वो अकाउंट्स में एंट्रीज को ट्रांसफर करता है, उसके लिए वो अपने अकाउंटेंट को हायर करता है और वो सब चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, कहां पर, उसके अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब बात करते हैं बेटा डिस्काउंट। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो क्या करता है, वो डिस्काउंट चला देता है। जेठालाल क्या करता है, डिस्काउंट चला देता है ना, 10% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पूरा चलते हैं। डिस्काउंट होता क्या है एक्चुअल में, ये छूट होती है, क्या होती है बेटा, रिडक्शन होता है, किसमें बेटा, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, जो उसका टोटल अमाउंट होता है उसमें आपने कुछ छूट दे दी उसको, उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। अब ये हम इंडियन है, हम तो डिस्काउंट के पीछे भागते हैं वैसे भी, है नहीं। अभी डिस्काउंट ना बेटा दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, जेठालाल गया, ठीक है, डीलर के पास, धानु भाई के पास, वहां पे धानु भाई ने एक नया टीवी लेके आए थे, मतलब नया टीवी लेके आए थे धानु भाई। तो जेठालाल ने पूछा कि हाँ भाई ये कितने का पड़ेगा, तो धानु भाई ने बोला अपने को ये 10,000 का पड़ेगा, आप आराम से इसको 15,000 का बेच सकते हो। ठीक है, तो जेठालाल खुश हो गया, बढ़िया यार, 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा एक टीवी पे। अब जेठालाल ने बोला कितने पीस पड़े हैं, तो धानु भाई ने बोला 100। तो जेठालाल ने बोला अगर मैं 100 के 100 पीस लेता हूं तो धानु भाई क्या डिस्काउंट मुझे मिलेगा। तो धानु भाई ने बोला अगर तुम 100 के 100 पीस ले लेते हो तो मैं तुम्हें हर एक पीस जो है वो 9,700 रुपए का लगा लूंगा। तो ये जो 300 रुपए का उसे डिस्काउंट मिल रहा है हर एक पीस पे, एक पीस पे 300, तो 100 पीस पे कितना हो गया, 30,000। तो 30,000 का डिस्काउंट उसको मिला जेठालाल को, वो क्यों मिला, क्योंकि उसने सामान बल्क में खरीदा। ठीक है, तो वो डिस्काउंट जो आपको मिलता है जब आप सामान को बल्क में खरीदते हो, ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट।
ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जब आप खरीदते हो तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इजी। अब आया बेटा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये वो डिस्काउंट होता है जो आपको मिलता है या फिर आप पे करते हो जब टाइमली पेमेंट हो जाती है। ठीक है, अब जेठालाल ने, याद है, 4 लाख 5 लाख रुपए का सामान खरीदा था, उसमें से 4 लाख उधार था जो कि उसको 3 महीने में पे करना था। ठीक है, बट जेठालाल के पास पैसे आ गए तो उसने गट्टू काका को धानु भाई के पास भेजा और बोला कि पेमेंट करके आओ। ठीक है, 1 महीने बाद ही, मतलब 2 महीने पहले, ड्यू डेट से 2 महीने पहले ही उन्होंने पेमेंट कर दी। खुश होकर धानु भाई ने 2% का डिस्काउंट दे दिया। टाइम से पहले पेमेंट करी ना, खुश होकर जो 4 लाख था, 4 लाख पे 2% का डिस्काउंट, मतलब 8,000 रुपए धानु भाई ने उनको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है क्यों मिला इनको? क्योंकि इन्होंने टाइम से पहले ही पेमेंट कर दी या फिर टाइमली पेमेंट करी। तो टाइमली पेमेंट करो या फिर टाइम से पहले पेमेंट करने पर जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। आ रही बात समझ में? आप भी कभी गए होंगे, ठीक है, कोई सामान खरीदने गए होंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान मान लो 40-50 हज़ार रुपए का है, तो आपने बोला कितना डिस्काउंट हो जाएगा, तो वो बोलता है कि अगर भैया अभी की अभी पेमेंट करोगे ना, ठीक है, तो 2,000 रुपए का डिस्काउंट और हो जाएगा कैश पेमेंट पे। क्यों करते हैं वो डिस्काउंट ऐसा? कि यार पैसा एक बार में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं काम आएगा, आया नहीं, आपको कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो, उसे आप मल्टीप्लाई कर देते हो। और अगर आप उधार में सामान बेचते हो तो पैसा फंस जाता है, फंसता है ना, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, वो पैसा कहीं पे यूज नहीं हो पाता, इसीलिए लोग कैश पर डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है बेटा, तो कैश की प्री पेमेंट में जो भी डिस्काउंट मिलेगा क्या होता है बेटा? कैश डिस्काउंट। समझ में आ गया? एग्जाम्पल याद रखने हैं बेटा आपको। ठीक है, अगला है रिबेट। बेटा रिबेट भी एक तरह का डिस्काउंट ही होता है, ठीक है, बट उससे थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो ये भी रिडक्शन है सेल वैल्यू पे। ठीक है बेटा, बट ये जो मिलती है ना, वो क्यों मिलती है बेटा? आपको पुअर क्वालिटी की वजह से या एक्सेस सप्लाई की वजह से। भाई सामान की क्वालिटी खराब है, ठीक है, तो आपने छूट दे दी तो निकाल देते हैं, खत्म करते हैं। अरे बस समझ में? और ऐसे ही एक्सेस सप्लाई, मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले बहुत कम है, तो उस टाइम पे क्या करोगे आप? छूट देके बेच दोगे, आया नहीं, तो इसको बोलते हैं रिबेट। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आया बेटा हमारे पास क्रेडिट और डेबिट। मैंने आपको क्या बताया था बेटा? हमारे पास अकाउंट बनता है टी शेप अकाउंट, जहां पर दो फेस होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। हमारे अकाउंट में मान लो एक कैश है, कैश अकाउंट है, उसके दो चीजें होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी या तो वो डेबिट में आएगी या क्रेडिट में आएगी। आ रही है बस समझ में? ठीक है, अब कौन सी डेबिट में आती है कौन सी क्रेडिट में आती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अभी के लिए समझ लो कि एक अकाउंट होता है, अकाउंट मतलब क्या है? एक हेड है जहां पर उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, दैट्स इट। ठीक है, तो राइट साइड जो होती है अकाउंट की उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा, क्लियर? और जो लेफ्ट साइड होती है वो होती है हमारी डेबिट साइड। क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या होता है? वो एक्सपेंस जो आपने परचेज करने पर किया है या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने पे किया है। आपने एक टेबल बनाई, उस टेबल को बनाने में आपके 7,000 रुपए लगे। ठीक है, तो ये क्या है? उसकी कॉस्ट है। या फिर जेठालाल ने अभी जो टीवी खरीदा था वो कितने का था? 10,000 रुपए का, जो बाद में उसको 9,700 रुपए का पड़ा था, तो ये है उसकी कॉस्ट। आगे बात समझ में? बुक वैल्यू क्या होती है बेटा? असेट की जो वैल्यू आपके बुक ऑफ अकाउंट में लिखी हुई है, जब आप रिकॉर्ड करोगे वहां पे जो आप असेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है बेटा, बुक ऑफ अकाउंट क्या होती है बेटा? जहां पे आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको आप रिकॉर्ड करते हो। कहाँ रिकॉर्ड करते हो बेटा? आगे पढ़ेंगे हम लोग, जर्नल में, लेजर में, इन सब जगह पे आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उसी को बोलते हैं क्या? बुक ऑफ अकाउंट। अगला है बच्चा हमारे पास इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है बेटा? जो अपने डेट को चुका नहीं सकता, जिसके डेट उसकी असेट से ज्यादा है। आपने बोलते हुए सुना होगा लोगों को कि ये इसका तो दिवालिया निकल गया, मतलब ये अपना उधार चुका नहीं सकता, उसकी सारी संपत्ति बेच बाच के, ठीक है, लोगों ने अपना अपना पैसा ले लिया। ठीक है, तो मतलब अ पर्सन और एंटिटी अनेबल टू पे हिज और इट्स डेब्ट, जब वो अपने डेट को पे नहीं कर पाते तो उसको बोलते हैं क्या? इंसॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट कौन होता है बेटा?
जो इस पोजीशन में है कि अपने उधार को पे कर दे। तो सिंपल सी बात है यार, बिजनेस करना है तो उधार तो लेना पड़ेगा, बिना उधार के बिजनेस नहीं होता। ठीक है, आप सॉल्वेंट कब हो? जब आप अपने उधार को चुका सकते हो, पर आपके बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, अब आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप अपने उधार को चुका नहीं सकते, अपनी सारी एसेट बेचने के बाद भी उधार को चुका नहीं सकते, तो क्या हो गया? आप इंसॉल्वेंट हो गए। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। हिंदी में क्या बोलते हैं? दिवालिया निकल गया। ठीक है, अब आया बेटा प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब क्या है? मालिक, वो पर्सन जो बिजनेस का ऑनर है, हु ओन्स द बिजनेस। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक कौन है? जेठालाल गड़ा। ठीक है, तो वो क्या है? प्रोप्राइटर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो प्रिपेयर की जाती है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, डिटरमाइन करने के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब कितना असेट है, कितना लाइबिलिटी है बिजनेस के पास अकाउंटिंग ईयर के एंड में। ये दो चीजें चेक करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो किसके लिए? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, प्रॉफिट लॉस चेक करने के लिए। ऑन द अदर हैंड बैलेंस शीट बनाते हो किसके लिए? फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए, कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है। अब आया बेटा हमारे पास डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट की वैल्यू में कमी आना, किसकी वजह से? यूज करने की वजह से। दूसरा, टाइम की वजह से, टाइम हो गया भैया खरीदे हुए, या उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, या उसका एक्सीडेंट हो गया। इनमें से किसी भी रीजन की वजह से अगर आपके असेट की वैल्यू कम होती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आपने एक आईफोन खरीदा, ठीक है, 70,000 रुपीज का, 2 महीने 3 महीने बाद क्या वो 7,000 रुपीज का रहेगा? नहीं, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 50,000 55,000 उसकी वैल्यू बचेगी। क्यों? क्योंकि आपने 3 महीने यूज कर लिया है। ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, अब नया आईफोन आ गया है। आया नहीं? कोई डाउट? अगला है बेटा एंटिटी। एंटिटी क्या होता है बेटा? ये इकोनॉमिक यूनिट होती है, वो कुछ भी होती है, बिजनेस या नॉन बिजनेस, बिजनेस या नॉन बिजनेस। जो जेठालाल की दुकान जो है, ठीक है, वो क्या है? एक एंटिटी है। ठीक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? एक एंटिटी है। अरे बस समझ में? तो एक एंटिटी का मतलब क्या? इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है। ठीक है बेटा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, मारुति, टिस्को, ये सब क्या है हमारे पास? बिजनेस एंटिटीज है। ठीक है बेटा, चलिए अगला है एंट्री। जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, कहां पर? बुक ऑफ अकाउंट में। आपने कुछ परचेज किया, उस ट्रांजैक्शन को जो परचेज किया उसको आपने बुक ऑफ अकाउंट में चढ़ा दिया, तो वो क्या हो गया? आपका एंट्री हो गई, कि आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, उसकी आपने एंट्री कर दी। ठीक है, तो जब भी कोई सामान खरीदता है, बेचता है जेठालाल, तो क्या बोलता है गट्टू काका को कि भाई इसकी एंट्री कर देना। आया नहीं? अगला है बेटा हमारे पास बैलेंस शीट। क्या है बच्चों? बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट जो बैलेंस करती है किसको? असेट्स एंड लाइबिलिटीज को। बेटा आप ना आगे स्टेटमेंट बनाओगे जहां पे आपकी जो असेट्स होती है वो बराबर होती है किसके बराबर? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और ध्यान रखना ये असेट हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होती है। अब यहाँ पे भैया या तो नहीं लिखा कैपिटल, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था बेटा? कैपिटल भी क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी ही होती है। तो असेट हमेशा लाइबिलिटी के बराबर होती है। ये एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो आप बनाते हो फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। दैट्स इट विद चैप्टर। हमने सारी टर्म्स रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके समझ ली है। फिर भी अगर कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो बच्चा पार्टी अपने भाई को बताओ, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपका भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। तो इन 3 सब्जेक्ट की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, बस अपने भाई के साथ जुड़ जाओ और डेली बेसिस पे मेहनत करना शुरू कर दो। दैट्स इट, बाकी सब का भाई संभाल लेगा। और हाँ, अगर यहाँ तक पहुंचने के बाद भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कसम है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, जेठालाल नाराज हो जाएगा आपसे। चलो बच्चों सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे टाइम टाइम। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और उसे बताओ कि चीजों को समझना है तो रिलेट करके समझ, मजा आ जाएगा। उसको ये वीडियो शेयर कर दो, मजा आएगा उसको, और वो भी आपको थैंकफुल रहेगा हमेशा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।